हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइनिंग बिला। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग बिला में। अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्या हो, स्टूडेंट हो या कहीं जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्लेटफॉर्म माइनिंग बिला यूट्यूब चैनल आप ही के लिए है। इस चैनल पर आपको मिलेगा माइनिंग से जुड़ा हर जरूरी ज्ञान बिल्कुल आसान भाषा में, वो भी आपको फ्री और स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सिर्फ बातें होती है माइनिंग इंजीनियरिंग कंसेप्ट की, वो भी टॉपिक वाइज लेक्चर के साथ। रियल लाइफ में इसका यूज कैसे है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे के बताया जाता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, अगर इंटरव्यू आपको पास करना रहेगा तो कुछ जो कि नॉलेज होता है माइनिंग से रिलेटेड, वो आपको यहाँ से जानकारी मिलती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से और सरल तरीके से। तो गाइस, हर हफ्ते कुछ नया जानने के लिए, आसान तरीका से जानने के लिए, प्रैक्टिकली जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जिस तरह से मैंने बात की स्टेप बाय स्टेप, तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है फोग, है ना? तो फोग में क्या है हमारा CMR 2017। स्टेप बाय स्टेप रेगुलेशन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 25 तक फिनिश हो चुका है। कहाँ तक फिनिश हो गया है? 25 तक। आज को आज का जो स्पेशल लेक्चर है चैप्टर 4, जो कि बताता है 26 रेगुलेशन से लेकर 35 की बातें। एक माइंस को चलाने के लिए CMR किस तरह से हेल्प करता है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए माइंस चलती है, वो हम आज 26 से 35 कवर करते हुए आसान भाषा में, आसान तरीके से और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं, जो कि इंस्पेक्टर के बारे में होगी और माइंस ऑफिशियल के बारे में। पूरा का पूरा आज का वीडियो इंस्पेक्टर, कौन सा इंस्पेक्टर, मामू सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये माइन इंस्पेक्टर है, DGMS वाले बंदे, है ना? DGMS के जो सर्स होते हैं, DG, रीजनल इंस्पेक्टर, और रीजनल इंस्पेक्टर में बहुत कोई रहते हैं, इंजीनियर डिपार्टमेंट के, मेडिकल डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड अदर्स अदर्स अदर्स। 26 रेगुलेशन नंबर 26, क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। आप जितने भी DGMS के इंस्पेक्टर को देखते हैं ना, सबका कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। तो उसी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन यानी कि सीम एंड अदर इंस्पेक्टर, जितने भी इंस्पेक्टर है सबके पास डिग्री सर्टिफिकेट होता है। किसमें? माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके साथ साथ FMC यानी कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ये भी उनके पास रहता है। अब इंजीनियर की बात करें तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर कुछ इंजीनियर भी रहते हैं इंस्पेक्टर के पद। अगर वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है तो इलेक्ट्रिकल से डिग्री का किए हुए रहते हैं, और मैकेनिकल वाले सर जो होते हैं मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हुए रहते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, जो कि माइंस कोई घटना होती है
कंपनसेशन के लिए उसको भी नोटिस दिया जाता है। तो उनका जो क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस होता है, जो कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एमबीबीएस का ये फुल फॉर्म है ना, कुछ अदर चीज नहीं। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 26 में कुछ इतना ही बातें हैं। 27 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, जो कि माइंस का मेन एम्प्लॉय होता है। उनके बिना ना माइंस खुल सकता है ना चल सकता है। चलिए आज बात करते हैं 27 रेगुलेशन। तो नो माइंस विल बी ओपन या री ओपन विदाउट देयर इज अ मैनेजर, बिना मैनेजर के प्रेजेंट में या बिना मैनेजर के माइंस में अपॉइंट किए ना ही कोई माइंस ओपन हो सकता है, ना जो बंद किया हो माइंस है उसको रीओपन कर सकते हैं। तो मैनेजर बनने के लिए मिनिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए। 23 साल मिनिमम एज है। आप मैनेजर बनना चाहते हैं किसी माइंस का तो एज इतना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर बनने के लिए 12th, जो कि ये 12th काफी जगह नहीं देखा जाता। एक 10th किया हुआ आदमी भी मैनेजर बन जाता है। कैसे? एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस? माइंस में जो एक्सपीरियंस मिलता है काम करने का, वो 10th पास है, उसके बाद माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट लिया, फिर ओवरमैन का लिया, फिर सेकेंड क्लास लेगा, फिर फर्स्ट क्लास लेगा। इस तरह से भी मैनेजर बनते हैं। या तो डायरेक्ट डिग्री से बनते हैं सेकेंड क्लास मैनेजर, फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर। डिप्लोमा से डायरेक्ट आपका ओवरमैन मिलता है, फिर सेकेंड क्लास मिलता है एज पर और एक्सपीरियंस, फिर अगेन एज पर एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास। वो सारे बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा है। ठीक है, कैसे बनते हैं, कितने एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। अंडरग्राउंड की बात करें, जो कि एवरेज आउटपुट को कंसीडर करते हुए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अंडरग्राउंड यानी कि बिलो ग्राउंड में कोल पर मंथ जो है कि अगर 25,000 टन से एक्सीड है, मोर देन 25,000 टन से एक्सीड है, तो वो जो मैनेजर है उसका क्वालिफिकेशन प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड। अगर 2,500 टन तक है तो फिर फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चलेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। 2500 टन तक दोनों चलेंगी। उसके पास फर्स्ट क्लास है तो भी मैनेजर बन सकता है, सेकंड क्लास है तो भी। अगर 2500 टन से एक्सीड कर रहा है, जो कि एवरेज आउटपुट को हमको गिनती करना है, और एवरेज आउटपुट का मतलब किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अगर वहां नहीं मिलता है तो डिफिनेशन में सब कुछ क्लियर समझाया गया। आप लेक्चर 1 देख सकते हैं, डिफिनेशन। ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में टन नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए मीटर क्यों लिखा है, क्यों लिखा है मीटर क्यों, आखिर लिखने की क्यों जरूरत है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा और लाइफ में जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ है उसको मैं जोड़ के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए आसानी से। चलिए, ये मीटर क्यों लिख दिया है यार, टन तो लिख सकता, कोयला तो वहां भी है, क्यों मीटर क्यों लिखा हुआ, इसको मीटर क्यों में क्यों हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। मीटर क्यू एक वॉल्यूम को बताता है जिसमें हाइट, विड्थ एंड लेंथ रहता है। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर, तीनों मिलाकर मीटर क्यूब हो जाता है। बात समझ में आया, वॉल्यूम मीटर क्यूब में क्यों रहता है। लेंथ में मीटर में है
विड्थ में मीटर में है, हाइट में मीटर में। 3 मीटर क्यूब को अगर इंटू करते हैं एम 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 तो क्या मिलेगा, एम का पावर 3 मीटर क्यूब, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। अब इसमें से है सर, अंडरग्राउंड में भी यही है सर, हाइट है, विड्थ है ना, हाइट है, विड्थ है, फिर भी टन में कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ टन में। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये तो सिंपल था, मीटर क्यूब कैसे आया, ठीक है। तो अंडरग्राउंड में जो है ना, हमें कवर मटेरियल हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ओवरबर्डन हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ओपन कास्ट में ओवरबर्डन हटाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल हैंडल्ड, ना कि प्रोडक्शन। मटेरियल हैंडल में क्या आ जाएगा, ओवरबर्डन और हमारा कोल दोनों आ जाता है, इसलिए हम मटेरियल हैंडल लिखा हुआ और मीटर क्यूब में लिखा हुआ, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मोर देन 20,000 मीटर क्यूब रहेगा तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उससे कम है या उतना तक है तो फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चलेगा। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रहे या अनरेस्ट्रिक्टेड रहे उसको कोई मतलब नहीं रहता ओपन कास्ट में। अंडरग्राउंड के में थोड़ा लफड़ा होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, ओनली अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, ठीक है। कुछ माइंस विथ बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड वर्किंग, ये क्या लफड़ा है भाई, ओपन कास्टर अलग होता है, अंडरग्राउंड अलग होता है, ये बहुत क्यों लिखा है। बहुत सारा कंपनी जो है ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों चलाता है ना। एज पर और कितना डेप्थ पर है उसके हिसाब से मेथड ऑफ वर्किंग डिसीजन होता है, ओपन कास्ट चलेगा कि अंडरग्राउंड चलेगा, वो सब कैटेगरी, जूलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए माइंस या तो ओपन कास्ट में चलाया जाएगा या तो अंडरग्राउंड। इकोनॉमिकली जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे वही मेथड हमारे लिए इजी हो जाता है और इसी को कंसीडर करते हैं। जिस ओनर्स के पास दोनों है उस समय आपका फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ही चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट मटेरियल हैंडल से कोई लेना देना नहीं, यानी कि आउटपुट एवरेज आउटपुट कितना भी रहे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड, उसको कोई लेना देना नहीं। अगर मिक्स माइंड से, इसको बोलते हैं मिक्स्ड माइंड, है ना। ओपन कास्ट ग्राउंड दोनों मिक्स। माइंड वेयर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट, कुछ स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट होता है जिसका डिटेल नहीं दिया हुआ था। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में परमिट मैनेजर विथ क्वालिफिकेशन वेरिएंस ऑफ द अबव। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन आता है तो ये सब जितने भी है उसमें से कोई भी एक विथ लेटर विथ रिटर्न परमिशन के साथ दिया जा सकता है। अभी 27 पर ही है, मैनेजर की ही बात करेंगे। माइंड हैविंग बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड मैनेजर शेल बी अपॉइंटमेंट फर्स्ट क्लास मैनेजर, वो हो गया वही चीज लिखा हुआ, इसको लिख दिया था, लिखना जरूरी नहीं था। मंथली आउटपुट शेल नॉट बी कंडीशन, इसमें मंथली आउटपुट कंसीडर नहीं किया जाता है, अभी बता चुके। इन केस मैनेजर इज absent या अदर रीजन टू नॉट एबल टू परफॉर्म दिस ड्यूटी, अगर मैनेजर absent रहता है या तो कोई कारणवश वो जो कि नहीं आ पाया है, अपना काम नहीं कर रहा, नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, उस समय कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, CMR में बताया गया है। तो ओवर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, दिन ओवर एजेंट जहां भी दिखेगा ना, ओवर एजेंट आने की जो भी नोटिस रहेगा, कोई परमिशन देगा, दोनों का साइन रहेगा। और ताजुब की ये बात है, कोई भी माइंस में ओनर और एजेंट एक ही बंदा रहता है ज़्यादातर,
मैक्सिमम कंडीशन में यही होता है कि ओनर एजेंट एक ही बंदा होता है। ठीक है, ओनर एजेंट या मैनेजर सेल्फ अथोराइज इन राइटिंग ए पर्सन होम ही कंसिडर कॉम्पिटेंट एज टू एक्ट एज मैनेजर। अगर मैनेजर अब्सेंस है या अब्सेंट यानी छुट्टी लिया हुआ है या तो फिर और रीजन है जो कि काम नहीं कर रहा है, मैनेजर छुट्टी पे है समझ लीजिए सिंपल भाषा में, तो उस समय क्या करेगा ओनर एजेंट या मैनेजर ऑथराइज करेगा एक पर्सन को जो कि काम करेगा मैनेजर का, और उसका एक नोटिस भेजा जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये ऑथराइजेशन जो है 30 डेज के लिए रहेगा। आपका माइंस का मैनेजर नहीं है, 30 डेज के लिए आपको मैनेजर बनाया गया है, तो फिर मैनेजर बनाया गया तो सिर्फ 30 डेज के लिए ही बना सकते हैं। उसके बाद अगर बनाना चाहते हैं तो परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन टू बी ग्राउंड फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। 30 दिनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, 30 से ज़्यादा दिनों के लिए आप उस आदमी को नहीं काम करवा सकते हैं मैनेजर को। कंडीशन है अगर काम करवाना चाहते हैं तो परमिशन लीजिए चीफ इंस्पेक्टर माइंस से। और चीफ इंस्पेक्टर माइंस अगर परमिशन देता है तो 4 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं दे सकता, ये भी बाधित है। चीफ इंस्पेक्टर सर को भी बांधा गया है, उससे ज़्यादा दिन के लिए आप परमिशन नहीं दीजिएगा। 60 है इफ इट दे हैव डन with permission of SIM then SIM shall not be permit। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस has the power to revoke under sub regulation 3 is that they can make any changes for authority for any person in writing। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास इतना पावर है कि कोई भी व्यक्ति उस माइंस में काम कर रहा है उसको रिटर्न में चिट्ठी देख के चेंजेस किए जा सकते हैं। उसको या तो दूसरे कामों में लगाया जा सकता है या तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। और वो पावर कहाँ से मिलती है? सब रेगुलेशन नंबर 3 से चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को पावर मिलती है। A manager shall give notice at least 30 days before vacating his office to the owner agent। जब मैनेजर लीव करना चाहता है, नहीं हम आप छोड़ेंगे आपका कंपनी, तो उस समय मैनेजर को 30 डेज पहले आप नोटिस देगा कि हम आपका माइंस आपके साथ काम करना छोड़ना चाहते हैं। तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं नोटिस पीरियड। आप कोई भी कंपनी में काम करेंगे ना तो आप इरादा किए कि हम छोड़ना चाहते हैं, जिस दिन नोटिस दिए उस दिन से 30 डेज आपको काम करना पड़ेगा उस कंपनी में, उसके बाद ही छोड़ सकते हैं। उसको बोलते हैं नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड में काम कर रहे, कोई दोस्त आपको बोलता है कि अभी नोटिस पीरियड में काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो इस्तीफा दे चुका है। ओनर एजेंट या मैनेजर कांट ऑथराइज ए पर्सन टू एक्ट एज मैनेजर हु डोंट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अगर मैनेजर नहीं है तो उस समय किसी को मैनेजर बनाया जाएगा, तो मैनेजर एरा गेरा को नहीं बना सकते हैं, वो जो कि मैनेजर बनने के लायक होना चाहिए, यानी कि उसके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि सब रेगुलेशन 3 में दिया गया है। तो उस तरह के वर्कर को एम्प्लॉय को ही मैनेजर बनाया जा सकता है। अब एकोम क्या लिखा है? एकोमोडेशन, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मैनेजर को प्रेफरेंस मिलता है एंड असिस्टेंट मैनेजर को। सबसे पहले रेसिडेंस की ही बात की गई जो कि इम्पोर्टेंट है। 5 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए माइंस, जहाँ का माइंस का ओपनिंग, अगर यहाँ माइंस का अपना ओपनिंग है यानी कि शाफ्ट है तो इसके 5 किलोमीटर के दायरे पे ही मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के लिए रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि रेसिडेंस देना पड़ेगा। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
28 चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, जो कि हम लोग पढ़े थे फॉर्म का जो चार्ट देखे थे वहां हम लोग देखे थे। तो कोई भी माइंस का मैनेजर अगर चेंज होता है तो नया मैनेजर को जाने से पहले अपना सारा चार्ज रिपोर्ट देगा, उसमें काउंटर साइन करेगा, दोनों को साइन रहता है। When there is changes of manager of any mine, the outgoing manager shall hand over to new manager charge report in Form 7। Form 7 में देता है with sign, दोनों का साइन, और उसका एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को भी भेजना रहता है। बस 28 में इतना है। 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, एसओ। अगर माइंस में आप ट्रेनिंग किया, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, तो एसओ को अच्छे से आप जानते होंगे, क्योंकि उन आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उनका साइन रहना कंपलसरी है, जो कि ज़रूरी नहीं होता, लेकिन माइंस मैनेजर बोलता है कि सेफ्टी ऑफिसर से, अपना इंचार्ज से, अपना अटेंडेंस क्लर्क से साइन करा के लाइए, तभी हम साइन करेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। डायरेक्ट मैनेजर अगर साइन करता है एक्सपीरियंस में और मोहर लगता है उस माइंस का, तो बस मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मैनेजर का थोड़ा ओवर एक्टिंग रहता है, तो ये सब भी झेलने पड़ते हैं स्टूडेंट को, है ना। बिल्कुल आप भी झेले होंगे, सब झेलते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर यानी कि एसओ इज कंपल्सरी फॉर अंडरग्राउंड, जिसको हम लोग बिलो ग्राउंड भी बोलते हैं, बिलो ग्राउंड माइंस। कब अपॉइंट करना कंपल्सरी? जब एवरेज मंथली आउटपुट जो है 5000 टन हो जाए, तब सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। उससे कम रहेगा तो नियुक्त करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। और ओपन कास्ट का कंडीशन की बात की जाए तो इसमें एवरेज मटेरियल हैंडलिंग पर मंथ जो है 20,000 मीटर क्यूब तक होना है। उसके बाद ही एसओ आप अपॉइंट कीजिए। उससे पहले करना चाहते तो कीजिए। कोई भी कंपनी फ्री फोकट में पैसा अगर देना चाहती है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर इतना हो गया है, 5000 टन आपको अंडरग्राउंड में हो रहा है और मटेरियल हैंडल ओपन कास्ट में 20,000 मीटर क्यूब तक कर रहे हैं, तो फिर कंपलसरी है। अब मैनेजर चार्ज रिपोर्ट जो कि यहाँ पर था 28 में, तो उसमें रहता है क्या है, यही सब रहता है। एक करके आप पढ़ लीजिएगा, है ना, यही सब रहता है उसमें। क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। प्रोडक्शन के हिसाब से सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या होता है? तो सेफ्टी ऑफिसर इज कंपलसरी फॉर बिलो ग्राउंड, प्रीवियस वाला ये बातें लिखी हुई, ओपन कास्ट में इतना होना चाहिए। चलिए अब इतना हो गया आपके माइंड्स में। अब जो अपॉइंट करेंगे सेफ्टी ऑफिसर, तो उनका कुछ क्वालिफिकेशन बोला गया है, जो कि CMR 29 में साफ साफ लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन बिलो ग्राउंड की अगर बात करें, अगर एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ कोल 15,000 टन से ज़्यादा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ही चलेगा, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड। अगर मोर देन 10,000 जो कि 15,000 टन तक है, ये तक है, ये भी तक है, ये ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है, चलिए नीचे से ऊपर बताते हैं। 5,000 के नीचे तो कोई पॉइंट नहीं किया जाएगा। अब 5,000 हो गया है, 5,000 से 10,000 तक है तो फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड या डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ये दोनों में से कुछ भी है, इसमें आपको सिर्फ डिग्री इन माइनिंग, सिर्फ डिग्री किया हुआ अभी सेफ्टी ऑफिसर बन जाएगा। ना उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। लेकिन आप चाहते हैं कि 10 पास है, डिप्लोमा होल्डर है, तो उसके पास सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड। 5 से 10,000 तक हो गया। अब 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 15,000 तक है
तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड और 15,000 से ज़्यादा हो गया है तो फर्स्ट क्लास ही चलेगा। ठीक है, ओपन कास्ट की बात करते हैं। अंडरग्राउंड में तो हम लोग जान लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। अब ओपन कास्ट में क्वालिफिकेशन हम जान चुके हैं कि 20,000 मीटर क्यूब हैंडल हो रहा है तो आपका एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं 20,000 से लेकर 50,000 तक सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चलेगा। इसमें आर या यू आर चलेगा। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए। आर या यू आर उसको कोई मतलब नहीं रहता, ओपन कास्ट में बस होना चाहिए। कुछ स्पेशल कंडीशन होता है तो चीफ मिनिस्टर में रिक्वायर या परमिशन इन वेरिएंस ऑफ द अबव, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, उतना ही मतलब का है। रेगुलेशन नंबर 30 अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर को सहायता देने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए मैनेजर जो है असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट करता है। अपना कार्यभार को कम करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत होती है एवरी माइंस में। तो एवरी माइंस असिस्ट मैनेजर इज अपॉइंटमेंट टू असिस्टेंट मैनेजर वर्क। ठीक है, एवरी मंथली प्रोडक्शन मोर देन 7,000 टन। इसमें भी कुछ टन में लिखा हुआ प्रोडक्शन जो कि 7,000 मोर देन होना चाहिए, यानी 7,000 से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है जो कि एवरेज मंथली। अब एवरेज मंथली किन्हीं को नहीं समझ में बिना पुराना वीडियो नहीं देख तो एक बार समझ ली। एवरेज मंथली आपके माइंड्स में दो फेसेस चल रही है, मान लेते 3 फेसेस। यहाँ से 1 टन निकलता है, यहाँ से 2 टन निकलता है, यहाँ से 3 टन निकलता है। 2 1 3 3 1 6, 6 टन टोटल है। कितने जगह से निकले, कितने फेस से? 3, तो 2 टन हो जाएगा। मीटर क्यूब में है तो 2 मीटर क्यूब हो जाए। तो इस तरह से एवरेज मंथली प्रोडक्शन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मोर देन 7,000 टन रहेगा तब हम लोग अपॉइंट करेंगे असिस्टेंट मैनेजर टू असिस्ट द मैनेजर वर्क। अब अंडरग्राउंड की बात करते हैं। मोर देन 7,000 से लेके 10,000 तक है तो एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा हमारा। कितने असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे इस कंडीशन में? ओनली 1। अब हम लोग असिस्टेंट मैनेजर जो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। वो कैसे होता है, किस बेसिस पे अपॉइंट करना पड़ेगा? एक माइंस का ओनर से कि 10 वो अपॉइंट क्यों करेगा भाई? करना पड़ेगा। अगर उस तरह का कंडीशन उत्पन्न हो जाता है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, आपको उसको सैलरी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते कैसे होता है। 10,000 टन से ज़्यादा है तो 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 5,000 टन आउटपुट या उसका पार्ट पे जो कि एक्सेस कर रहा है 10,000 से। 10,000 तक तो एक है। ठीक है, इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा पार्ट देयरफॉर जो भी है, 10,000 तक ए है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो है कि 22,000 हो गया है। कितना हो रहा है एवरेज आउटपुट पर मंथ? 22,000। तो इसको देखिए हम कैसे असिस्टेंट मैनेजर बताते हैं कितना पॉइंट। 10,000 तक तो एक है। अब क्या बोला है? एवरी 5,000 हम 22 तक लेके जाएंगे। 5 के ऐड करते हैं, फिर 5 के ऐड होगा, कितना हुआ? 20। 5 5 10 20, 2 22, 22 हुआ।
गायब हो गया, कोई बात नहीं। 10 के, 5 के, 5 के, 2 के, 10, 5, 15, 15, 5, 20 और 2, 22, 22। ठीक है, 22 हो गया रेड। 22 हो गया। 10,000 तक तो बोला था कि एक चाहिए, प्लस का साइन देते हैं। एवरी 5,000, 5,000 है भैया, एक और दे देते हैं। यहाँ भी 5,000 है, एक और दे देते हैं। अब ये 2,000 है, 2 के, 5,000 तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ लिखा है पार्ट, यही है उसका पार्ट। अगर यहाँ पर 20,000 एक टन भी होता है तो वो पार्ट में आएगा। ठीक है, तो 5,000 के अंदर में है 2,000, तो एक देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? एक। असिस्टेंट मैनेजर आप जोड़ लीजिए, कितने असिस्टेंट मैनेजर होते हैं? एक, 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 2, 3, 4। अगर 22,000 प्रोडक्शन है तो उस माइंस में असिस्टेंट मैनेजर कितने होंगे? 4। बिल्कुल सरल भाषा में बताए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में पहले इसी को निपटाएंगे, फिर अगला लेक्चर को निपटाएंगे। ठीक है, मैं सारे कमेंट देखता हूँ, आप कमेंट कीजिए। अब ओपन कास्ट की बात करते हैं। अप टू 1 मिलियन मीटर क्यूब में से 10 असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है। ठीक है, ओपन कास्ट में असिस्टेंट मैनेजर। एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर, अब इसमें मंथली गायब हो चुका है, ईयर में आ चुके हैं। नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ठीक, कितने? अप टू 1 मिलियन मीटर क्यूब, इतना तक मटेरियल हैंडल किया जा रहा है तो 10 असिस्टेंट मैनेजर रहेगा ओपन कास्ट में। अभाव है 1 मिलियन मीटर क्यूब से, तो फॉर 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 1 मिलियन मीटर क्यूब ऑफ एवरेज मटेरियल हैंडल या पार्ट देयरफॉर। बात वही है, अगर 1 मिलियन मीटर क्यूब से ज़्यादा हो रहा है तो उस समय जो कि 1 मिलियन टन पे एकाग 10 से एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, या फिर उसका पार्ट क्यों ना हो, उसमें भी आपको एकक बढ़ाना पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल अगर देना चाहते हैं, मान लेते हैं 9 मिलियन मीटर क्यूब, 9 क्यों, 9.5 लेते सीधे। ओ, यहाँ लेते हैं 9.5 मिलियन मीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देखना। 1 मिलियन तक एक है, उसके बाद बोला 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 1 मिलियन, तो भाई 9.5 तक पहुंचते हैं। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा ना तो फिर एग्जाम में पूछता है डाटा दे के, तो फिर कहाँ से हैंडल करोगे। यहाँ लेते हैं 9.5 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मिलियन मीटर क्यूब, 1 मिलियन मीटर क्यूब करके बढ़ते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पहुंच गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर 0.5 लिख देते हैं, तो ये हो गया 9.5। 1 मिलियन के लिए कलर चेंज कर देते हैं, गुलाबी। ठीक है, 1 मिलियन के लिए एक ही कलर में दिख रहा है ना, गुलाबी, ज्यादा चेंजेस नहीं होता।
ग्रीन बढ़िया दिखेगा। 1 मिलियन के लिए एक है। 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 1 मिलियन। तो एक आप और जोड़ लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 मिलियन तक हो गया। अब ये उसका पार्ट है। 1 मिलियन तो नहीं है, लेकिन उसका पार्ट एक है। तो 10 तो था ही, 10 तो था ही। अब उसमें से एक आग जोड़ेंगे। कैसे जुड़ेगा? 1 मिलियन के लिए एक, 2 मिलियन के लिए एक, 3 मिलियन के लिए 2, 4 मिलियन के लिए 3, 5 मिलियन के लिए 4, यानी कि 9 मिलियन तक जाइएगा तो 8, 10, 8, 18 और 0.5 के लिए एक, टोटल 19 असिस्टेंट मैनेजर। समझ में आया? 1 मिलियन तक एक 10 असिस्टेंट मैनेजर था ये। 2 मिलियन के लिए क्या होगा? 11 हो जाएगा। 3 मिलियन के लिए क्या होगा? 12 हो जाएगा। 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा। अब उसका एक पार्ट भी है, तो 19 असिस्टेंट मैनेजर। (31) क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर ओपन कास्ट में अपॉइंट करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते। ओपन कास्ट में ना हवा भेजने की जरूरत है, ना गैसेस को बाहर निकालने की जरूरत, तो वहाँ अपॉइंट, ये सिर्फ अंडरग्राउंड में ही होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं डिग्री 1 गैसीनेस की। डिग्री ऑफ गैसीनेस जो कि 3 चीजों से बांटा गया, 1, 2, 3। 3 डिग्री ऑफ गैसीनेस होते हैं, जो आपको लेक्चर 1 में बता दिया गया है कब कौन सा गैसीनेस डिग्री 1 में आता है, 2 में आता है, या तो फिर 3 में आता है। तो डिफिनेशन बहुत जरूरी था, आप नहीं देखे होंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बात करते हैं डिग्री 1। अगर वहाँ का प्रोडक्शन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन अगर 15,000 टन तक है पर मंथ के बेसिस पे, तो उसका क्वालिफिकेशन हो जाता है वेंटिलेशन ऑफिसर का फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, या तो फिर डिग्री या तो डिप्लोमा। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड चाहिए अंडरग्राउंड के लिए। अगर मोर देन हो जाता है यानी कि ज़्यादा हो जाता है 15,000 टन से पर मंथ, फिर फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड। अब डिग्री 2 एंड डिग्री 3 की बात करते हैं। अगर डिग्री 2 माइंस है या तो डिग्री 3, तो 10,000 टन तक पर मंथ आपका एवरेज प्रोडक्शन है, तो फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, या तो फिर डिग्री या डिप्लोमा। सर्टिफिकेट होगी जो है अनरिस्ट्रिक्टेड। मोर देन 10 टन पर मंथ होता है तो फर्स्ट या सेकंड क्लास ईगोआर। नोट में कुछ स्पेशल कंडीशन दिया गया है। इन स्पेशल कंडीशन सेफ्टी ऑफिसर एंड वेंटिलेशन ऑफिसर वर्क कैन बी कंबाइंड। एक वेंटिलेशन ऑफिसर जो है सेफ्टी ऑफिसर का भी काम कर सकता है, यानी एक तीर पे दो शिकार, एक एम्प्लॉय 2 काम कर सकता है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है? डिग्री 1 माइनस होना चाहिए, प्रोडक्शन है लेस देन होना चाहिए 15,000 टन पर मंथ से, और परमिशन चीफ इंस्पेक्टर से मिलना चाहिए। 3 चीजें आपके पास है तो आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं, यानी एक खर्चा पे एक एम्प्लॉय को एक ही खर्चा देकर उससे 2 काम करवा सकते हैं। इसी के बोलते हैं वो एक तीर से 2 निशान। रेगुलेशन नंबर 32, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर्स। माइंस में इंजीनियर्स रहते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, और अदर्स डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो उसका अपॉइंटमेंट की बात करेंगे 32।
32 बिगनिंग कर दी, करेंट करना चाहिए। इन एवरी माइंस, जहां पर मशीनरी यूज हो रहा है, एक इंजीनियर होल्डिंग डिग्री या डिप्लोमा, एक इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा, या तो मैकेनिकल में होगा या तो इलेक्ट्रिकल में होगा या फिर माइनिंग मशीनरी में हो सकता है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो अपॉइंट किया जाएगा। किसके लिए? जनरल चार्ज ऑफ मशीनरी, मशीनरी का जनरल चार्ज संभालने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। सर्टिफिकेट में ये सब हो सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर माइनिंग मशीनरी, या तो उसके इक्विवेलेंट में कोई है क्वालिफिकेशन उसके पास, तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा इंजीनियर, जो कि काम देखेगा जनरल चार्ज ऑफ मशीनरी। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इन द माइन विथ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ओवर 650 वोल्ट। कोई माइंस में 650 वोल्ट से ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 1.5 मेगा एम्पियर। हर माइंस में, हर जगह जहां भी बिजली बहती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कैपेसिटी ज्यादा रहता है, यूज हम लोग कम करते हैं, है ना। हम लोग घर में 240 वोल्ट का यूज करते हैं। क्या उस जो हमारा घर के आसपास पोल रहती है, जिसमें वायर रहती है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं, वो क्या 240 वोल्ट ही उसमें उत्पन्न हो रही? नहीं, केवी रहता है उसमें, 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, किलो वोल्ट, है ना। चलिए, बाहर की बातें थी। जहां भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 6050 वोल्ट से ज़्यादा हो रही है, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी इतना है 1.5 मेगा या तो उससे ज़्यादा है, तो इंजीनियर एक अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ चलेगा, शेल बी अपॉइंटेड। इन ओपन कास्ट माइन वर्क बाय HMM, जितना भी ओपन कास्ट है हर जगह HMM ही यूज होता है। HMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, डंपर, सॉवेल, सब HMM मशीनरी है, ठीक है। इन ओपन कास्ट माइन वर्क बाय HMM या मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड। मैकेनाइज्ड का मतलब होता है जिस माइंस में आप मशीन यूज कर रहे हैं, उस माइंस को मैकेनाइज बोलते हैं। फुल्ली मैकेनाइज्ड, इसमें एक वर्ड आता है फुल्ली मैकेनाइज्ड। फुल्ली मैकेनाइज्ड मतलब सिर्फ मशीन ही काम कर रहा है माइंस में, उसको बोलते हैं फुल्ली मैकेनाइज्ड। फुल्ली मैकेनाइज्ड माइंस आपको दिखेगा नहीं, कॉम्बिनेशन रहता है मैकेनाइज्ड और मैन का, आदमी का, ठीक है। जहाँ एक भी आदमी आपको काम करते हुए जिस माइंस में दिख जाएगा, वो फुल्ली मैकेनाइज माइंस नहीं होता है, सिर्फ मैकेनाइज माइंस होता है, ठीक है। तो मैकेनाइज अंडरग्राउंड माइंस इफ टोटल एचपी ऑफ मशीनरी इज मोर देन 1500 एचपी। जो भी मशीनरी है उसका अगर एचपी है, जो कि हॉर्स पावर है, 1500 एचपी से ज़्यादा है, तो एक इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा जिसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल का हुआ, एक मैकेनिकल का ये है 1500 एचपी, इलेक्ट्रिकल के लिए 650 वोल्ट, इंस्टॉल कैपेसिटी इतना, और जनरल के लिए वो टोटल होंगे 3 इंजीनियर अभी तक हो गए, 3 इंजीनियर होंगे। चल, नो पर्सन सेल एक्ट या बी अपॉइंटेड एज इंजीनियर ऑफ मोर देन वन माइन एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। अब होता है क्या है कि ओनर है भाई, आप इंजीनियर हो, बोलेगा मेरे पास 2 माइंस है, आप उस माइंस में जाके देख लीजिए, तो इस तरह से कांड नहीं कर सकता है। अगर कांड करना है इस तरह का, तो चीफ ऑफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना पड़ेगा। एक इंजीनियर जो है एक ही माइंस के लिए वैलिड है, यानी उसी एक ही माइंस में काम करे। अगर चाहते दूसरा माइंस में भी काम करे तो चीफ इंस्पेक्टर का ऑर्डर लेना अनिवार्य है। 33 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल। सबसे पहले यहाँ पर अलग करते हैं, हो नहीं रहा था, बहुत कोशिश किए, इसमें होता नहीं है, तो यहाँ से एक लाइन समझिए,
और यहाँ से एक लाइन, 2 पॉइंट है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में है ये अलग है, ये अलग है। फिर यहाँ से लाइन, ये जो है इम्प्लीमेंट होगा ये दोनों पे, और ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये 3 पे होगा। अब एक एक करके डिस्कस करें। लिखावट समझ गए हैं, अब बातें करते हैं। एन ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ मशीनरी एक्सीड 750 एचपी या एनी अदर माइन एक्सीडिंग 500 एचपी। ओपन कास्ट की बात करें जहां की मशीन 750 एचपी से ज़्यादा हो रही है, या अदर माइंस में 500 एचपी से ज़्यादा हो रही है, तो उस समय जो है सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते हैं। सीनियर ऑफिशियल में कौन कौन आते हैं? मैनेजर आता है, ओवरमैन आता है, और भी बंदे आते हैं। तो उसका क्वालिफिकेशन क्या हो? ये डिग्री, माइनिंग में डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ओरिएंटेशन, यहाँ एंड जोड़ दो, ओरिएंटेशन ऑफ माइनिंग मशीनरी प्लस में नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस। यानी इस तरह का कंडीशन उत्पन्न होता है तो 3 चीज उस सीनियर ऑफिसर के पास होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए जो कि माइनिंग से, उसके पास माइनिंग मशीनरी का ओरिएंटेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, यानी कि कुछ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का व्यवस्था होता है। उस कोई भी मशीनरी को जानकारी को जानना है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ माइनिंग मशीनरी, यानी उसमें खास जानकारी होना चाहिए मशीनरी के बारे में, और उसको एक्सपीरियंस चाहिए 1 से। ये डिग्री इसी में, ये डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लस में नॉट लेस देन 7 ईयर का एक्सपीरियंस। तो इस तरह से कैटेगरिया, 2 कैटेगरिया है, इसमें से अपॉइंट किए जाना चाहिए। इसमें आपका एक चीज और जुड़ जाएगा, डिप्लोमा वाला। डिग्री हो गया ना, यहाँ पर जोड़ देते हैं, डिप्लोमा भी चलता है। ठीक से नहीं लिख रहा, डिप्लोमा जुड़ेगा यहाँ पर। तो डिग्री, डिग्री वाला हो गया, एक डिप्लोमा वाला जोड़ते हैं। उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग से, डिप्लोमा माइनिंग से, ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए माइनिंग मशीनरी में। गलत है थोड़ा सा, 2 चीजें तो हो गई, तीसरा इसी पे होगा, डिप्लोमा। ठीक है, इधर लिख देते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा। डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग से नहीं, इलेक्ट्रिकल से या तो मैकेनिकल से। उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बस यही छूटा हुआ था, इसको इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ तीसरा नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ कीजिएगा, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब बात करते हैं एनी अदर माइन एक्सीडिंग 150 एसपी को। अदर्स माइन से इसके अलावा तो 150 एसपी जहाँ एक्सीड कर रहा है वहाँ डिग्री ऑफ माइनिंग चाहिए, और रिटेंशन कोर्स ऑफ माइनिंग मशीनरी में चाहिए। पहला है ये डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दोनों में से कोई एक चाहिए, नॉट लेस देन 6 मंथ एक्सपीरियंस। या मंथ में डील कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ ईयर में था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मंथ में डीलिंग हो रहा है। उसके बाद तीसरा कैटेगरिया में ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। 3 पॉइंट इसमें भी है, 3 पॉइंट इसमें भी है।
थोड़ी थोड़ी लिखना भूल जाते हैं, टाइपिंग बहुत करना पड़ता है। रेगुलेशन नंबर 33, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल। अब सीनियर ऑफिशियल का जो है अपॉइंटमेंट हो रहा है, अब इसका क्वालिफिकेशन क्या हो। एट एवरी माइंस वन या मोर ओवरमैन अपॉइंटमेंट, मैंने बोला था सीनियर ऑफिसर का एग्जांपल ले सकते हो, ओवरमैन, मैनेजर। अब यहाँ पर सरदार, सरदार रहेगा कि नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे ख्याल से। जहाँ तक हमको याद आ रहा है नहीं रहता है सीनियर ऑफिसर में सरदार, ओवरमैन से शुरू होता है ना। एक बार इसको आप लोग देख के कमेंट करके हमको बताइएगा कि सरदार रहता है कि नहीं रहता है। मेरे हिसाब से तो नहीं रहता, ओवरमैन से ऊपर के वाले सारे पद सीनियर ऑफिसर कहलाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम ध्यान नहीं दे पाए, आप लोग एक बार बताइएगा। ये काम आप पे छोड़े, सरदार रहता है कि। ठीक है, एट एवरी माइंस वन या मोर ओवरमैन अपॉइंटमेंट टू होल्ड चार्ज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइंड या ईच वर्किंग शिफ्ट। तो एक से ज़्यादा ओवरमैन अपॉइंट किए जाते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट को सुपरविजन या तो कंट्रोल करता है। ही शेल होल्ड मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओवरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट है तो फिर उसको सीनियर ऑफिशियल कहा जाएगा जो कि ओवरमैन से शुरू होती है। हाँ, तो यहाँ से तो क्लैरिफाई हो गया, चलिए हो गया कि ओवरमैन से स्टार्ट होता है, माइनिंग सरदार सीनियर ऑफिशियल में नहीं आएगा। अगर आता है तो कमेंट कीजिएगा, देख लेंगे अगर आपका भी। 34, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर्स। अब सर्वेयर्स का भी अपॉइंटमेंट होगा, कुछ कंडीशन है। अंडरग्राउंड माइंस में कैसा होना चाहिए, एवरेज आउटपुट पे है और उसके हिसाब से नंबर ऑफ सर्वेयर्स होंगे। अगर 8000 टन तक एवरेज आउटपुट है तो एक सर्वेयर ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तो बढ़िया। अगर इससे ज़्यादा है 8000 टन से तो एक एडिशनल सर्वेयर रहेगा जो कि एवरी 15000 टन या उसके पार्ट पर लगेगा। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे और एक होमवर्क भी देंगे। मान लेते 10 से 1000 है तो कितने सर्वेयर चाहिए हमको। 8000 पर तो एक है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो बोला है तो 10,000 ज़्यादा है। 8000 हुआ और प्लस 2, 10,000। तो कितना होगा नंबर ऑफ सर्वेयर्स, 2 होना चाहिए, है ना, 2 सर्वेयर्स। क्योंकि 15,000 का पार्ट है 2000 ना ना ना। तो 10,000 एग्जाम्पल में अगर लिए हैं तो नंबर ऑफ सर्वेयर जो हो जाएगा 2। आपको कितना लेना है, आपको 30 के लेना है। आपका होमवर्क है 30,000 अगर एवरेज आउटपुट है तो कितने सर्वेयर चाहिए, सर्वेयर कितने चाहिए, कमेंट में इसको बना के हमको सेंड कीजिएगा। आपको समझ आया है कि नहीं, इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, 34 सर्वेयर्स वही चल रहा है। ओपन कास्ट में अब बात करते हैं, वो अंडरग्राउंड के बेसिस पे था।
नंबर ऑफ सर्वेयर्स एज पर प्रोडक्शन, तो एवरेज मटेरियल हैंडल और नंबर ऑफ सर्वेयर्स। अगर 1 मिलियन मीटर क्यूब तक है तो दो सर्वेयर्स रहने चाहिए। अगर 1 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 5 मिलियन मीटर क्यूब तक है तो 3। अब 5 मिलियन मीटर क्यूब से ज्यादा हो गया लेकिन 10,000 तक है तो 4। अगर 10 मिलियन मीटर क्यूब से ज्यादा है लेकिन 15 मिलियन मीटर क्यूब तक है तो 6। तो 2, 3, 4, 6 का आंकड़ा है, 6 तक है। उसके बाद अगर 15 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, 15 मिलियन मीटर क्यूब से ज़्यादा होता है तो इसमें भी एडिशनल जोड़ना पड़ेगा। क्या कैटेगरी है? 1 एडिशनल सर्वेयर्स फॉर एवरी 10 मिलियन मीटर क्यूब या पार्ट। ठीक है, जैसे 15 मीटर क्यूब, इसमें भी एक एग्जांपल दे देते हैं। 15 मिलियन मीटर क्यूब तक कितना है? 6। अब हम बोल देते हैं 30 मिलियन प्रोडक्शन हो रहा है, कितना होना चाहिए? 15 को तोड़ते हैं, छोड़िए इसको, बस समझिएगा, कलर चेंज करने की। 15 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कहाँ से पता चलता है? यहाँ से पता चलता है। 10 मिलियन मीटर क्यूब, 15, 10, 25, 5, 30, यहाँ तक 6 है। यहाँ 1 एडिशनल होगा, यहाँ 1 एडिशनल होगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 8। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। 65 मिलियन मीटर क्यूब आप लेके अपने से बना के देखिएगा कितना आता है, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं था, शॉर्ट फायर ब्लास्टिंग ऑफिसर 10 इंचार्ज के बारे में ही दिया था। तो हर एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो होता है 20 ईयर्स का होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ छोटा सा 20 ईयर जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग पुराने वीडियो नहीं देख रहे, जो सीधे ये देख रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है 20 ईयर्स बताना उसके लिए, इसलिए मैंने लिख रखा है, अदरवाइज मैं नहीं लिखता। ठीक है, शॉर्ट फायरर की बात किया जाए तो बिलो ग्राउंड में अगर शॉर्ट फायरिंग का काम करेगा, एक शॉर्ट फायरर नियुक्त करना चाहते हैं तो उसके पास मैनेजर या ओवरमैन या सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ केस टेस्टिंग सर्टिफिकेट यानी कि जीटी अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रहेगा आपका। मैनेजर ओवरमैन सरदार जो भी सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड है। ओपन कास्ट की बात करें तो अगर मैनेजर ओवरमैन सरदार सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति शॉर्ट फायरर बन सकता है, उसके साथ जीटी होना चाहिए। जीटी यहाँ पर क्यों लिखा है? जीटी नहीं लिखा होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ओपन कास्ट में जीटी रहता ही नहीं है। तो 100% में से 99.9% संभावना है कि जीटी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जीटी नहीं होगा यहाँ, वही तो। ठीक है, ओपन कास्ट में जीटी की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है, क्योंकि गैसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैसेस तो होती है बस एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ऑटोमेटिक वो डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए जीटी उटी का लफड़ा नहीं ओपन कास्ट में। तो ओपन कास्ट का हो गया, अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ब्लास्टिंग ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर कौन बंदा है? ब्लास्टिंग ऑफिसर आपको ओपन कास्ट में मिलेगा, जहां पर लॉन्ग होल ड्रिल करके इसको ब्लास्ट करते हैं। लॉन्ग होल ड्रिल कितना होता है? मोर देन 3 मीटर। अगर कोई भी होल मोर देन 3 मीटर का है, उसमें ब्लास्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहलाता है। लॉन्ग ड्रिलिंग कब कहलाएगा? मोर देन 3 मीटर का होल अब ड्रिल किए हैं तो लॉन्ग होल ड्रिलिंग, उसमें ब्लास्टिंग भी कर रहे हैं तो लॉन्ग होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग। ठीक है, मोर देन 3 मीटर होता है, एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लॉन्ग होल ड्रिलिंग कितने मीटर का होता है? मोर देन 3 मीटर का होता है। अब बात करते हैं ब्लास्टिंग ऑफिसर।
अगर जहाँ पर भी लॉन्ग होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग हो रहा है वहाँ एक ब्लास्टिंग ऑफिसर रहता है, वो सारा कुछ देखता है, उसके ही सुपरविजन पे शॉट फायरर काम करता है एंड उसके वर्कर्स। या सिंपली भाषा में बात करते हैं तो कि ब्लास्टिंग ऑफिसर ही ओपन कास्ट में ब्लास्ट करता है। तो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव शेल बी अंडर द चार्ज ऑफ ब्लास्टिंग ऑफिसर। जितने भी काम होंगे, या तो एक्सप्लोसिव्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मैगजीन से ट्रांसपोर्ट होकर माइंस में आ रहा है एक्सप्लोसिव्स। अब मैगजीन किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैगजीन एक घर है जहाँ पर एक्सप्लोसिव्स रखे जाते हैं फॉर पर्पस ऑफ यूज ऑफ माइंस। माइंस में जितने भी ब्लास्टिंग करेंगे, जितने भी एक्सप्लोसिव यूज होते हैं वो सारे स्टोर करके रखे जाते हैं मैगजीन में। मैगजीन एक घर जैसा रहता है, वहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, और हो सकता है ऐसे सब भी होंगे क्योंकि वहाँ एक्सप्लोसिव है जो कि काफ़ी खतरनाक चीज़। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अगर एक्सप्लोसिव्स हो रहा है तो ब्लास्टिंग ऑफिसर के चार्ज पे होगा। अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं माइंड में तो ब्लास्टिंग भी ब्लास्टिंग ऑफिसर के अंडर ही हो। अब ब्लास्टिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन जो होता है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। डस्ट इंचार्ज, माइंस में डस्ट उड़ते रहते हैं, डस्ट को सेपरेशन किया जाता है, उसको कम किया जाता है, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा डस्ट इंचार्ज का? मैनेजर सर्टिफिकेट या तो ओवरमैन सर्टिफिकेट या तो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियर, तीनों में से कुछ भी है तो डस्ट इंचार्ज बन सकता है वो। इफ आउटपुट इज लेस देन 5000 टन, 5000 टन से आउटपुट पर मंथ कम है तो डस्ट इंचार्ज कैन एक्ट एज सैम्पलिंग इंचार्ज ऑल्सो। सैंपल भी कुछ लेने पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग इंचार्ज। डस्ट इंचार्ज जो कि सेपरेशन का काम करता है डस्ट का, है ना। दोनों एक ही एम्प्लॉय हो सकता है अगर आउटपुट आपका 5000 टन से कम है पर मंथ में, तो दोनों एक ही एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। द इंड, तो CMR 2017 का द इंड नहीं होता है, लेकिन लेक्चर 4 और बोल सकते हैं चैप्टर 4 का द इंड हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी बातें हैं सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें और बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर रामनवमी। जय श्री राम।